मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। अगर ये तहरीक खुदा ना खास्ता गो डेमोक्रेसी गो में तब्दील हो गई तो उसके जिम्मेदार शरीफ बिरादरान होंगे। तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, वापस वापस फिर फिर। Shut up! वेलकम टू एजेंडा 360। डेडलाइंस और अल्टीमेटम्स की सियासत जरदारी साहब बाखूबी डॉज करते आए हैं। उनका टेन्योर अभी तक जो है वो बड़ी खुश असलूबी से, और कुछ कहेंगे कि शायद वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हैं। उनकी जो ताकत थी जब वो आए थे कागज़ी तौर पे ज़्यादा थी, 18वीं तरमीम आई, उसके बाद कागज़ी तौर पे उनकी ताकत कम हुई, लेकिन डी फैक्टो पावर जो एक्चुअल पावर होती है वो नज़र आता है उनकी पीपल्स पार्टी में भी बढ़ती गई, और फिर ऐवान सदर की पावर जो है वो भी नज़र आता है सियासी तौर पे बनिस्बत हिज़्ब इख्तिलाफ बढ़ती जा रही है। लेकिन अब बहुत सारे डेडलाइंस और डॉजेस के बाद, और मेरे ख्याल से अगर एक सियासी डिफीट जरदारी साहब की इस वक्त मैं नोट करवाता चलूँ वो थी जजेस की बहाली, और वो एक खुशगवार जो है ख़बर भी थी पूरे मुल्क के लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी तक सियासी डिफीट ऐसा जो है सदर मुमलिकत ने नहीं सफ़र की है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो कि एक बहुत कामयाब तहरीक यानी लॉयर्स मूवमेंट को जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाने में एक कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं, अब उन्होंने एक और तहरीक का जो है ऐलान कर दिया है। ये है गो जरदारी गो तहरीक, या पाकिस्तान बचाओ तहरीक तक इसे कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान और जरदारी साहब साथ नहीं चल सकते, अब जरदारी साहब और जमहूरियत साथ नहीं चल सकती, और अब नागुज़ीर है कि जरदारी साहब को बिल आखिर घर भेज दिया जाए और पाकिस्तान को जरदारी साहब से निजात मिले। अब ये बातें कहने को तो बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। लॉयर्स मूवमेंट जो है वो एक परचम तले एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिसमें कोई शक नहीं कि एक उसूल के नीचे जो है ऐसे लोग जो कि बिला तफरीक के उनकी नस्ल क्या थी, वो किस इलाके से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन वो मोटिवेटेड थे इस उसूल के अंडर। लेकिन अब यहाँ पे सियासत ज़्यादा है और शायद उसूल कम। हम बात करेंगे सिद्दीक फारूक साहब से जो कि PML नून की तर्जुमानी बाखूबी करते आए हैं। ये सारे साल जो जरदारी साहब के रहे इसमें उन्होंने PML नून का मौक़िफ़ पेश किया। अब ये जो आखिरी लेग हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब एक पुश करेंगे, एक फ़ाइनल पुश करेंगे कि सेनेट इलेक्शन से पहले शायद जरदारी साहब रिज़ाइन कर जाएँ, और ये जो अब हमें आगे नज़र आ रहा है मुतवक्के तौर पे कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ मज़ीद बढ़ेगी, ये ना हो, इसका हम उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सिद्दीक फारूक साहब। हैदर वहीद साहब, सर आपसे शुरू तो इसी बुनियादी सवाल से करूँगा कि गो जरदारी गो हम पहले भी सुनते आए हैं, अब ये तहरीक की शक्ल क्यों पकड़ लेगी, क्यों अब ये बात कामयाब होगी, क्यों अब जरदारी साहब को जाना ही पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जनाब नवाज़ शरीफ ने जो गुज़श्ता अदवार से सबक सीखा वो यही है कि ये बार बार निज़ाम टूटने की वजह से इस मुल्क को हर बार क्राइसिस में मुब्तला किया गया, तो हर ख़राबी की जड़ बार बार निज़ाम के टूटने में है। लिहाजा बतौर एक कौमी रहनुमा के और मुस्लिम लीग नून बतौर एक जमात के उसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी थी और है कि एक तरफ हम निज़ाम के तसलसल को बरकरार रखें, दूसरी तरफ हम करप्ट और नाअहल लोगों को मौका दें कि वो कौम के सामने बिल्कुल बेनकाब हो जाएं, और वो ये ना कहने के काबिल रहें कि जी उन्हें वक्त से पहले हटा दिया गया ताकि वो फिर शहीद बन के आ जाएं। वक्त से पहले यदि हमें तीसरी बात यह है कि फिर जब करप्शन उनकी और चीज़ें सारी कौम के सामने बिल्कुल
और रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो जाएं और कौम को उनमें उम्मीद और आस की कोई रमक भी नज़र ना आती हो, तो फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से कौम की जान भी छुड़ाएं, लेकिन आइनी तरीक़े से। तो इन 3.5-4 बल्कि अब तो 4 साल होने वाले हैं, इनमें हमारी हिकमत अमली ये रही, निज़ाम को हमने स्ट्रेंथन किया, इसके साथ इनकी नाअहली को लोड शेडिंग ले लें, करप्शन में इजाफा, यहाँ तक कि अब गैर मुल्की हिलरी क्लिंटन साहब अभी आके इन्हें कहती हैं करप्शन ख़त्म करो। यानी ये कितनी बुरी बात है कि गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो आएँ, गैर मुल्की नुमाइंदे आएँ और पाकिस्तान की हुकूमत को कहें आप करप्शन ख़त्म करें। मेरा ख्याल है हमारे साहब, लेकिन वाई नाउ ये जो टिपिंग पॉइंट, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, आपने पूरा मौका दिया कि अवाम देख लें, लेकिन आपने अपनी सियासत चमकाने के पीछे मुल्क का तो फिर बकौल आपके काफ़ी नुकसान किया, ये जानते हुए कि ये बदनीयत हुकूमत है, मिसगवर्न कर रही है, आपने ये होने दिया। आप कह रहे हैं ताकि इस नहज बात पहुंचे कि आपकी बात जो है वो आवाम को बेहतर समझ आए, आपकी सियासत ज़्यादा चमक सके। यहाँ मैं अर्ज़ करूँ, आपने सियासत चमकाने की और आवाम का नुकसान होने की बात की, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पहली दफ़ा 2 लोगों ने मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान और याह्या खान ने 13 साल रहा, मुल्क टूट गया। ज़ियाउल हक ने 11.5 साल मार्शल लॉ लगाया, मुल्क को अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने भी उस वक्त साथ दिया, लेकिन हमने तो तौबा की। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने क्या दिया। अब इस हुकूमत को जो वाकई जैसे भी इलेक्शन थे उनके ज़रिए आई है, तो इसको इतना मौका देना इस मुल्क ही के मफाद में है। सर, आपके मुताबिक कि आपने इस हुकूमत को इतना मौका दे दिया है कि जमहूरियत की चाहत ख़त्म हो गई लोगों में? नहीं, अब ये है, अब सूरत ये है कि कोई ये खुद जरदारी साहब जो कई दफ़ा सिंध कार्ड खेलने की इन्होंने कोशिश की, कभी टोपी और अजरक के जुलूस निकाल कर, कभी किसी और तरीक़े से, वो सिंध कार्ड अब नहीं खेल सकते। इसी तरह से ये कि जी शहीद इन्हें कर दिया जाए कि जी हमें वक्त से पहले, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्शल लॉ ने लोगों को शहीद किया, जिन लोगों को सियासी निज़ाम के तसलसल में चला जाना चाहिए था नाअहली की वजह से, वो दोबारा आ गए। इसलिए अब एनफ इज़ एनफ। तो हमने 2 टोक ये बात कर दी कि गो जरदारी गो जो है वो एक शख्स का नाम नहीं है, वो इस करप्शन का नाम है, वो नाअहली का नाम है, वो आवाम की तरफ से गैर ज़िम्मेदार मुजाहरे का नाम है। यानी वो पीपल्स पार्टी जिसने ये मंशूर दिया रोटी, कपड़ा और मकान, आज उसके इस दौर में ये मामला सामने आया कि ना पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, करप्शन ख़त्म। मैं समझता हूँ कि अब हमने जब ये फ़ैसला कर लिया कि एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम को अब कोई ख़तरा नहीं है, दूसरी तरफ ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, अब हम समझते हैं कि आवाम की जान छुड़ाने के लिए आवाम को मोबिलाइज़ करके सड़कों पर लाया जाए। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया, खुदा के फजल करम और उसकी ताईद से वकला, सिविल सोसाइटी, सब लोगों के ताउन से जनाब नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च करके अदलिया बहाल कराई। साहब, आपकी इजाज़त हो तो राजा रियाज साहब हमें इस वक्त लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक जलूस में भी हैं और ज़रा जल्दी में तो उनका भी मौक़िफ़ ले लेंगे। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी जी, मेहरबानी। राज साहब, ये बताइए कि सिद्दीक फारूक साहब ने अब गो जरदारी गो के हवाले से जो है नारा लिया उनकी पार्टी ने, तो मैं इनसे यही पूछ रहा था कि अब क्यों और इतने अरसे के बाद जो है अब क्यों ये समझते हैं कि ये बात कामयाब होगी, जबकि सदर साहब बड़ी बखूबी एक सियासी शतरंज जो है वो आज तक खेलते आए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये नाअहली और जो आपकी मिस गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स होना जो है वो अब इस नहज ले आया है अवाम को कि अब वो तैयार हैं कि जरदारी साहब की छुट्टी की जाए। आप ये PML नून के नए इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं? आपके ख्याल से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लॉयर्स मूवमेंट एक मूवमेंट है जो आपके खिलाफ कामयाबी से चल चुकी है और पाए तकमील तक पहुंची, उसके बाद से सदर साहब कामयाब रहे, अब क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं सिद्दीक फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज भी लाहौर में और पूरे पंजाब में एक रैली निकली हुई है। बच्चे 1,60,000 बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए। पहले इन्होंने 600 के करीब डेंगू से लोग मारे, वो रैलियां निकल रही थी। आज इन्होंने पूरे पंजाब के जो बोर्ड है उन्होंने तमाम के तमाम जैली और गलत रिजल्ट बच्चों के घरों में भेज दिए हैं। एक बच्चे ने खुदकशी कर ली है और हजारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे, उनके मुस्तकबिल इन्होंने तबाह किए हैं। इस कामयाबी पर मैं, और डेंगू से जो लोग मरे हैं इनकी गफलत, लापरवाही, नालायकी की वजह से, इस पर इनको मैं अब क्या कहूँ, इनको कम अज कम सोचना चाहिए
कि ये क्या कर रहे हैं सूबा पंजाब के साथ और उसके अवाम के साथ। जहाँ तक इनके लॉन्ग मार्च का तल्लक है तो ये हमने ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और हम इनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस तरह जद्दा भागते हैं और किस तरह ये जब मुश्किल वक्त आए तो कौम और कारकुनों को, अपने साथियों को, अपने जो कुलीग थे उनको छोड़ के उनको जहाज में बिठाने की बजाय जहाज में संदूक रख के चले गए थे, टैची केस रख के चले गए थे। तो ये सिर्फ सेनेट के इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना चाहते हैं, ये जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले, सेनेट का इलेक्शन ना हो सके और जमहूरियत खत्म हो। फिर कोई आमर आएगा तो हमने तो इसी मुल्क में रह के डंडे खाने हैं। सर, जमहूरियत खत्म होने से इन्हें क्या फायदा होगा? इन्हें फायदा ये होगा कि कोई आमर आएगा जिससे जो जिस तरह जिलानी इनको लेके आया था, मुशर्रफ के साथ तो इनकी बनती नहीं थी, जो भी आमर आया उसकी झोली में बैठ के ये इख्तिदार में आ जाएंगे। वैसे इनके पास सर आप लोगों ने भी तो आमिर से मिलके एनआरओ किया। बहरहाल ठीक है, आप इनकी गवर्नेंस पे भी इश्यूज हैं और आप एक अच्छा नुक्ता उठाते हैं। मैं चाहूंगा आप लाइन पे रहें, मैं सिद्दीक फारूक साहब से इसका जवाब ले लूं। सिद्दीक फारूक साहब, वो कहते हैं आपके अपने गवर्नेंस के इतने इश्यूज हैं, आप कहां इस वक्त मोबिलाइज करेंगे लोगों को? आप करेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई आपकी खुद की गवर्नेंस कौन सी अच्छी है, कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो आप दे रहे हैं लोगों को? राजा साहब का ये सवाल। पहली बात तो यह है जी कि पंजाब की गवर्नेंस खुदा के फजल करम से मरकज़ के अलावा 3 सूबों से भी बेहतर है, ये सब मानते हैं एनालिसिस में। मैं बताता हूँ आपको ना, अब आप ज़रा राजा साहब सुने, मैंने आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की। राजा साहब ने ये कहा है कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो ये बाजू तो ये लॉन्ग मार्च में आपने आजमा लिए हैं। उससे बाद राजा साहब ने ये फरमाया कि ये जद्दा चले गए हैं। अच्छा, जद्दा चले गए नवाज शरीफ साहब, इसमें तो कोई तरदीद की बात नहीं है, लेकिन बेनज़ीर साहिबा अब जब ये बात करेंगे तो मैं ये इन्हें याद दिलाऊंगा कि बेनज़ीर साहिबा 98 में गई, कब आई वो वापस? 10 साल के बाद। और एनआरओ करके क्यों बाहर गई, क्यों उस वक्त तक रहीं बाहर? तीसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा, ये कहते हैं जी कि जनरल जिलानी, सुने, जनरल जिलानी की बात आप जिक्र करते हैं तो अयूब खान, और या अयूब खान का यानी ये अपना किसके डैडी थे, और फिर याया खान की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म कौन था, और फिर अब परवेज़ मुशर्रफ को वेलकम किसने किया था, और फिर परवेज़ मुशर्रफ से मुआहदा भी किसने किया? तो मेरा मतलब है कि तारीख़ में अगर आपकी 10 गलतियां हैं तो उसमें एक हमारी भी हो सकती है। माजी है। हाल की बात आप ये करें कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। 2 स्टेट बैंक के गवर्नरों ने दबाव की वजह से इस्तीफ़ा दिया, एक वज़ीर ख़जाना इस्तीफ़ा दे के चला गया। आप जिस बात का जो प्रोग्राम 3.5 साल के बाद आपके वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हम तरजीहात अब तब्दील करते हैं, जिस हुकूमत और जिन जरदारी साहब और जिस वज़ीर आज़म को 3.5 साल के बाद ये ख्याल आए कि हमने अब तरजीहात तब्दील करनी है, क्या उस हुकूमत को अहल हुकूमत कहेंगे? क्या हम उस हुकूमत को कॉम्पिटेंट हुकूमत कहेंगे? मैं जवाब ले लूं राजा साहब से, ने मंशूर पर अमल किया। जवाब ले लूं राजा साहब से। जी राजा साहब, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात आपकी गवर्नेंस पे लगा रहे हैं जी। ये जो भी इल्ज़ाम लगाए सिद्दीक फारूक साहब, इनसे सिर्फ मेरा एक सवाल पूछे कि हमारी बैड गवर्नेंस से कोई लोग मरे तो नहीं, कोई लोगों का मुस्तकबिल तो नहीं तबाह हुआ? इनकी तो बैड गवर्नेंस की वजह से 500 के करीब लोग मरे हैं, लाखों आदमी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, और आज 1,75,000 बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने तरीक कर दिया है। और 1 मैन शो है, मियां शहबाज शरीफ ने 19 वजारतें 19 टोपियां पहनी हुई हैं। सर, इसका जवाब मैं फौरन ले लूं, आप लाइन पे रहें। सिद्दीक फारूक साहब, ये तो बता दें, 19 वजारतें जो है साथ रखना ये अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है? उनके बारे में तो कहा जाता है बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 19 वजारतों की बात नहीं है। उनके पास अगर 9 वजारतें हैं तो 8 वजारतें वज़ीर आला सिंध ने भी रखी हुई हैं। ये ठीक है, वो छोटी कैबिनेट से मामला, सुन ले, वो छोटी कैबिनेट से चलाना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी है, और हम आइंदा इलेक्शनों में आवाम के उसमें भी आ जाएंगे, अपना अदालत में भी। लेकिन डेंगी की जो बात इन्होंने की, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डेंगी के हवाले से जब ये असम्बली का इजलास बुलाया गया तो ख़ुद पीपल्स पार्टी ने उठ के कहा कि ये इजलास जो है ये ख़त्म करें ताकि हम आपके साथ मिलकर डेंगी का इलाज करें, डेंगी का जो मामला है उससे नबुर्द आज़मा हों। अच्छा, अब ये जो वबा है या सैलाब है, क्या हमने ये कहा कि सिंध में जो सैलाब आया है वो जरदारी साहब लेके आए हैं? तो डेंगी जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से फैला है, देखना ये है कि सैलाब या जलजला या डेंगी, इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत ने क्या तरीका इख्तियार किया है। क्या पंजाब में
वज़ीर आला से लेके नीचे तक सारे के सारे लोग मैदान अमल में नहीं हैं? क्या उस हवाले से बेदारी पैदा नहीं की? और फिर ये तो खुदा के फजलो का अल्लाह मेहरबानी करे, ये तो एक हफ़्ते की बात है। उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह से कानून भी बन गया है, जिस तरह से हमने चीज़ों को मोबिलाइज़ कर लिया है, जिस तरह से इसकी एजुकेशन जो है वो तालीमी निसाब में हम डाल रहे हैं, तो हम तो एक एक बच्चे को इंशाल्लाह तैयार कर देंगे कि ऐसी सूरत हाल में चलें। ये आपने अपनी हुकूमत का और गवर्नेंस का दिफा तो किया राजा साहब से। जी राजा साहब, मैं जो बच्चों के निसाब में शामिल किया है वो आज रिजल्ट इनके सामने आ गया है। आज 1,75,000 बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने ये इसका जवाब दें फारूक साहब, ये तो बहुत संगीन इल्जाम लगाए, इसका तो मुझे भी नहीं पता। मैं इसका भी जवाब देता हूं। देखिए रिजल्ट्स में जो मैं इसका जवाब दे लूं, फिर राजा साहब आप आए, मुझे फोरम मिला है, आप साथ साथ चलते जाते हैं ना, कोई बात नहीं है, झगड़े की बात नहीं। इसी के साथ शामिल देखिए 2 इंटरमीडिएट जो इम्तहानात हुए हैं उसमें जिसने भी ये ख़राबी और साजिश की, एक इंटरमीडिएट बोर्ड के भी तमाम जिम्मेदारान को जनाब अली दे हैव बीन टेकन टू टास्क और दूसरे को भी टेकन टू टास्क। अब ये ख़राबी या ये गलती साजिश हुई है, गलती हुई है, नाअहली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ख़राबी हुई है, उसका तदारुक कर दिया जाएगा अल्लाह के फजल करम से। हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन यहाँ अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई है, वायरस आ जाता है, कभी पिछले दिनों Y24 के क्या उसको कहते हैं, ये वायरसेस जो हैं इन्होंने आपको बड़ा तंग किया हुआ है। बहरहाल मैं राजा साहब से ये जानना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी अब पीपल्स पार्टी की, क्योंकि देखें पंजाब में हुकूमत इस वक्त नून की है। मेरे पहले बात तो सुन लेना। जी फरमाइए। ये जनाब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सेनेटर इसाक डार के करीबी अजीज हैं डॉक्टर जबार, नैब के उन पे केसेस हैं। इसाक डार की सिफारिश से उसकी ये कंपनी है, उसको ये ठेका दिया गया जिसमें करोड़ों रुपया की करप्शन हुई। अब उस ठेकेदार ने जो इसाक डार का डॉक्टर जबार अजीज है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उसने ये बेड़ा गर्क किया है, ये ठेका गलत हुआ है और उसने पैसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम नहीं लगाया। और अब आज का जो रिजल्ट है इसका सागदार मियां शहबाज शरीफ और डॉक्टर जबार जिम्मेदार है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और डेंगू के बारे में डॉक्टर जवेद अकरम जिना हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने 5 महीने पहले खत लिखा था कि जनाब ये इस दफा बहुत फैलेगी, इसके इकदाम करें। आप यकीन जाने कि वो खत चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर एक मीटिंग नहीं बुलाई, किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए। जिस दिन वो एक मच्छर से करोड़ों मच्छर बन गया, लोग मरने शुरू हुए। अब मैं कुछ चैलेंज से कह रहा हूं। राजा साहब आपने चैलेंज कर दिया है सिद्दीक फारूक साहब को। हम सब ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके ये चैलेंज जो है वो अपना रहे हैं सिद्दीक फारूक साहब, वो आपका जवाब देंगे, आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे। एक बात नाजरीन, सिद्दीक फारूक साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया राजा रियाज साहब का, वो जवाब देंगे जो संगीन इल्जामात गवर्नेंस के हवाले से लगाए हैं राजा रियाज साहब ने, वो सिद्दीक फारूक साहब का जवाब हम लेंगे इस पर। आप अपनी राय भी दे सकते हैं @agenda360@cnbcpakistan.com और फेसबुक पेज जो हमारा है उस पे आप जाके हमारे कोई भी जो पुराने शोज़ हैं वो भी देख सकते हैं अगर आपने कोई शो मिस कर दिया हो। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद सिद्दीक फारूक साहब का जवाब सुनेंगे और देखेंगे कि राजा रियाज साहब के चैलेंज को वो किस तरह निपटते हैं।